नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ नैना यादव, लेकर हाजिर हूं हमारा खास शो आक्रमण के रण से बारूदी बारिश हल्की जरूर हुई, लेकिन आक्रमण की हुंकार कम नहीं हुई। आज भी दुनिया के कुछ मुल्क सिर्फ और सिर्फ युद्ध के लिए बेकरार हैं। इजराइल और यूक्रेन आज भी आक्रामक हैं। तो क्या इन दोनों देशों को शांति अच्छी नहीं लगती? इनका असली मिशन आखिर है क्या? आपको दिखाते हैं वो 3 तस्वीरें जो लगातार गवाही देती हैं इस वक्त जंग का भयानक स्वरूप आखिर क्या नजर आता है। आइए एक एक करके तस्वीरों को देखिए। ये है वो 3 तस्वीरें जो आक्रमण को बनाती हैं और भी ज्यादा आक्रामक और गंभीर। पहली तस्वीर पर जरा गौर से नजर डालिएगा। इसमें ईरान के मुश्तबा खामनेई अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप के भी बॉस साबित होते हुए नजर आते हैं। ईरान का तख्ता पलट करने के लिए 2 चौधरी निकले थे, एक था अमेरिका और दूसरा था इजराइल। लेकिन हुआ क्या, जब तेहरान के बारूद से सामना हुआ तो सारी हेकड़ी निकल गई और महाशक्ति की पोल पूरी तरह से दुनिया के सामने आ गई। जो ईरान को पत्थर युग में भेजने के लिए गए थे वो हॉर्मुज के मुहाने पर ऐसे बुरी तरह से अटके कि 39 दिनों में दुम दबाकर भागना पड़ा। और अनजाने में ही सही, लेकिन ट्रंप ने ईरान को मिडिल ईस्ट का नया बॉस बना दिया। और अब दुनिया कह रही है कि ट्रंप के असली बॉस मुश्तबा खामनेई हैं। और अब दूसरी तस्वीर पर नजर डालिएगा। क्या इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के दिन अब पूरे हो चुके हैं और इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप खुद नेतन्याहू पर बुरी तरह से भड़कते हुए नजर आते हैं। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने इजराइल को खूब खरी सुनाई। फ्रांस भी नेतन्याहू से नाराज है और खुद इजराइल की जनता तो अपनी ही सरकार के खिलाफ गुस्सा दिखा रखी है। नेतन्याहू आज घर में भी घिरे, बाहर भी घिरे। अब करे तो करे क्या, उनके पास बचने का कोई रास्ता फिलहाल नजर नहीं आता। और जो तीसरी तस्वीर और खौफनाक, मॉस्को इस वक्त धू-धू कर जल रहा है। यूक्रेन ने ड्रोन की धमक से रूस के कलेजे को दहला दिया। ज़ेलेंस्की की सेना चुन कर रूस की तेल रिफाइनरी पर आत्मघाती अटैक कर रही है। यूक्रेन का सीधा प्लान है कि पुतिन की अर्थव्यवस्था को पूरी तरह से चौपट कर दिया जाए, लेकिन ज़ेलेंस्की शायद इतिहास भूल गए। वो भूल गए कि जब पुतिन का रौद्र रूप अपनी असली शक्ल लेगा तो यूक्रेन का कोई भी कोना नक्शे पर बच नहीं पाएगा। तो क्या दुनिया तबाही के फाइनल चैप्टर की तरफ बढ़ रही है? बताएंगे आपको आक्रमण की एक एक तस्वीर। करते ही शुरुआत बड़ी वॉर ब्रेकिंग के साथ। इस समय की बड़ी खबर, डील के बावजूद नेतन्याहू का आक्रामक रुख लगातार जारी है। बड़ी खबर, डील के बाद अभी भी इजराइल शायद इस डील को आत्मसात नहीं करना चाहता, डाइजेस्ट नहीं करना चाहता। यही वजह है कि नेतन्याहू अभी भी आक्रामक हैं लगातार लेबनान के खिलाफ। डील के बावजूद नेतन्याहू आक्रामक रुख दिखा रखे हैं। इजराइल ने लेबनान के कई इलाकों पर अटैक किए। लेबनान के बेक्का वैली पर ताबड़तोड़ बमबारी की गई। अल जाबौर इलाके पर भी आईडीएफ की एयर स्ट्राइक लगातार जारी है। और इतना ही नहीं, एक और बड़ी वॉर ब्रेकिंग में आपको बता दूं इस समय की बड़ी खबर, इजराइल की मनमानी से अमेरिका पूरी तरह से नाराज नजर आ रहा है। इजराइल की मनमानी से किस तरह से नेतन्याहू पर अब अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस भड़क रहे हैं वो आपको बताते हैं। बेरूत में निर्दोषों की हत्या अब बिल्कुल मंजूर नहीं होगी, ये क्लियर मैसेज दिया जा रहा है। डील होने वाली थी तो आखिर बमबारी क्यों की गई, आम लोगों को निशाना क्यों बनाया गया? जेडी वेंस ने क्लियर कट मैसेज दिया। इतना ही नहीं, जेडी वेंस ने अब इजराइल पर बड़ा निशाना साधा। उन्होंने कहा कि इजराइल का एकमात्र दोस्त अमेरिका है, उससे पंगा मत लेना। अगर ऐसा हुआ तो आने वाले वक्त में मुश्किल हालात बन जाएंगे। तो क्या अब ये मान लिया जाए कि अमेरिका ईरान के प्रेम में अंधा हो चुका है, क्योंकि इजराइल को अब दुश्मन मान बैठा है? नेतन्याहू को जेडी वेंस की वार्निंग तो कुछ इसी तरह के संकेत देती हुई नजर आती है। आइए आपको बताते हैं यूएस ईरान में दोस्ती और इजराइल से दुश्मनी। वेंस ने नेतन्याहू को धमकाया है इजराइल टकराव के बजाय सहयोग का रास्ता अपनाए, ये बात जेडी वेंस ने कही। यूएस हथियार और पैसों से इजराइल की रक्षा हमेशा से होती रही है। ट्रंप को इजराइल का दुश्मन समझना सबसे बड़ी भूल है। और ये भी कहा कि अगर मैं इजराइल में होता तो यूएस से दुश्मनी नहीं करता। ट्रंप के अलावा बेहद कम लोग जिनकी इजराइल से सहानुभूति है। इजराइल आत्मरक्षा करे लेकिन शांति प्रक्रिया का भी सम्मान करे, जेडी वेंस ने कहा। और जब डील पर मुहर लगने वाली थी तभी बेरूत पर हमले हो गए। हमले में आम लोग मारे गए जिनका हिजबुल्लाह से कोई वास्ता तक नहीं था, ये बात भी कही। लेबनान में निर्दोषों की हत्या करना अमेरिका बर्दाश्त नहीं करेगा। तो जेडी वेंस ने कहा उम्मीद है कि हिजबुल्लाह और इजराइल हमले अब नहीं करने वाले हैं।
लेकिन जेडी वेंस की तरफ से अगर धमकी दी गई तो इसके मायने क्या समझिए। जेडी वेंस की धमकी के मायने है इजराइल ये ना भूले कि अमेरिकी मदद पर इजराइल का वजूद है। ट्रंप प्रशासन का विरोध करने पर अमेरिकी मदद बंद भी हो सकती है। इजराइल कोई भी ऐसा ठोस कदम ना उठाए जिससे डील पर संकट आ जाए और लेबनान पर कोई भी फैसला बगैर अमेरिका की मंजूरी के ना हो। ये बड़ा एक तरह से मैसेज बेंजामिन नेतन्याहू के लिए था। अब इजराइल को इस डील से बड़ा झटका लगा है क्योंकि इस डील की वजह से उसके सबसे करीबी देश यानी अमेरिका के साथ में संबंधों में आ गई है बड़ी दरार। इजराइल के सभी टारगेट अभी अधूरे रह गए हैं। आइए आपको बताते हैं कि ये डील इजराइल को आखिर किस तरह से नुकसान पहुंचा रही है। डील के कारण अमेरिका और इजराइल संबंधों में दरार आ गई है। राष्ट्रपति ट्रंप और पीएम बेंजामिन नेतन्याहू के संबंधों में बड़ी खटास और नाराजगी देखने को मिलती है। डील में यूएस ने इजराइल की शर्तों को शामिल किया ही नहीं और ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम पर दरअसल इजराइल रोक चाहता था। ईरान के प्रॉक्सी संगठनों को सपोर्ट पर रोकना चाहता था, लेकिन हुआ क्या, इस पूरी डील में इजराइल की इन सारी मांगों को, इन सारी बातों को नजरअंदाज कर दिया गया। जो अमेरिका और इजराइल कल तक तेहरान को पत्थर युग में भेजने की कस्में खा रहे थे, आज उनकी महाशक्ति वाली धौंस हॉर्मुज के मुहाने पर समंदर में बह चुकी है। डील के सबसे बड़े स्वघोषित मास्टरमाइंड ट्रंप ने नाक बचाने के लिए अंततः उसी ईरान को मिडिल ईस्ट का नया चौधरी स्वीकार कर लिया जिसे वो बगैर शर्त आत्मसमर्पण की धमकी दे रहे थे। अमेरिका और इजराइल की जोड़ी ईरान में जिस धार्मिक सत्ता का तख्ता पलट करने का ख्वाब देख रही थी, आज उसी ईरान के सामने घुटने टेक कर उसे हर इलाके का आघोषित किंग मेकर बना चुकी है। अठारह जून का दिन इतिहास में व्हाइट हाउस के सबसे बड़े सरेंडर के तौर पर दर्ज हो गया। डोनाल्ड ट्रंप और ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने एक ऐसे 14 बिंदुओं वाले समझौते पर मुहर लगा दी जिसने तेल अवीव से लेकर वाशिंगटन तक भूचाल ला दिया। इस समझौते के तहत न सिर्फ 60 दिनों के लिए सीज फायर बढ़ाया गया, बल्कि ईरान को आर्थिक प्रतिबंधों से वो आजादी मिलने जा रही है जिसकी उसने कल्पना भी नहीं की थी। लेकिन सवाल यह है कि आखिर जो ट्रंप कल तक युद्ध की हुंकार भरे जा रहे थे, अचानक उनकी नासमझी ने ईरान को पूरे मिडिल ईस्ट का इकलौता बॉस कैसे बना दिया। इस महायुद्ध का रुख यूं ही नहीं बदला। ईरान ने कागजी धमकियों का जवाब कंक्रीट के बारूद से दिया। जब अमेरिका और इजराइल की वायुसेना तेहरान को दहलाने की सोच रही थी, तब ईरान की हाइपरसोनिक मिसाइलों की गड़गड़ाहट ने तेल अवीव के सुरक्षा कवच की धज्जियां उड़ा दी। ईरान की मिसाइलें सिर्फ हथियार नहीं थी, वो तेहरान का वो अचूक ब्रह्मास्त्र थी जिसने पेंटागन के होश फाख्ता कर दिए। तभी तो सैन्य विश्लेषक इस समझौते को इजराइल के इतिहास की सबसे बड़ी रणनीतिक आपदा मान रहे हैं।
इजराइल के सैन्य विश्लेषक कहते हैं कि हमने अमेरिका के कंधे पर बंदूक रखकर ईरान की हुकूमत को उखाड़ फेंकने की कसम खाई थी। लेकिन वाशिंगटन ने तो उसी हुकूमत को वैधता, सुरक्षा और अपार ताकत सौंप दी जिसे हम मिटाना चाहते थे। इस समझौते ने इजराइल की पीठ में वो खंजर घोंपा है जिसका जख्म नेतन्याहू कभी नहीं भर पाएंगे। इस डील में इजराइल की एक भी मुख्य मांग शामिल नहीं हुई। ना तो ईरान के घातक मिसाइल कार्यक्रम पर रोक लगाई गई, ना उसके परमाणु ठिकानों को छूने की हिम्मत दिखाई गई, और तो और ईरान के क्षेत्रीय सहयोगियों यानी कि हिजबुल्ला और हूती को कमजोर करने का कोई रोड मैप तक नहीं बना। यानी इजराइल अपनी जंग हार चुका है। और नेतन्याहू की बनाई पूरी कहानी ताश के पत्तों की तरह ढह गई। इस बारूदी खेल में बाजी पलटी तो लेबनान के हौसले 7वें आसमान पर पहुंच गए। इस समझौते ने ईरान समर्थित हिजबुल्लाह की स्थिति को लोहे की तरह मजबूत कर दिया। लेकिन इस पूरी जंग में सबसे बड़ा झटका लगा है खाड़ी के देशों को भी। जो खाड़ी देश कल तक अमेरिका की सुरक्षा गारंटी पर इतरा रहे थे, आज वो सिर्फ मूक दर्शक बनकर रह गए हैं। अरब देशों को समझ आ चुका है कि वॉशिंगटन के वादे सिर्फ कागजी शेर हैं। जब असल परीक्षा की घड़ी आई तो अमेरिका अपनी जान बचाकर भागा और ईरान इस इलाके की सबसे बड़ी स्थायी और अजेय क्षेत्रीय ताकत बनकर उभर आया। तो देखा आपने, जो देश प्रतिबंधों की आग में झुलस रहा था, उसके पास खाने के लाले पड़ने के दावे किए जा रहे थे, आज वही ईरान फिर से पूरी दुनिया को तेल बेचेगा। उसे रीबिल्डिंग के लिए अरबों डॉलर का फंड मिलेगा। और सबसे बड़ी बात, उसके राजनीतिक और धार्मिक सिस्टम को महाशक्ति अमेरिका की चुपचाप स्वीकार्यता मिल चुकी है। इजराइल का सपना था कि ईरान का वजूद मिटा दिया जाएगा। लेकिन ट्रंप की एक अदूरदर्शी नीति और ईरान की मिसाइल पराक्रम ने पूरे खेल को पलट कर रख दिया।
इसराइल आज पूरी दुनिया में अलग थलग खड़ा है और तेहरान के चेहरों पर जीत की मुस्कान है। अब इसे डोनाल्ड ट्रंप की मजबूरी कहिए, उनकी नासमझी कहिए, या फिर ईरान की वो मारक क्षमता जिसने व्हाइट हाउस को झुकने पर मजबूर कर दिया। लेकिन एक बात तो तय है कि मिडल ईस्ट का पुराना ढांचा ढह चुका है। और नए इतिहास की इबारत पर साफ साफ शब्दों में लिखा जा चुका है कि अब इस इलाके का असली बॉस कोई और नहीं, सिर्फ और सिर्फ ईरान है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। और आइए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। इजरायली सेना पर हमले को लेकर हिजबुल्लाह ने बड़ा दावा किया है। इस्लामिक रेजिस्टेंस के जवानों ने हमले को अंजाम दिया। हिजबुल्लाह की तरफ से कहा गया 3 मरकुबा टैंकों पर गाइडेड मिसाइल से हमला किया गया है। अली अल ताहिर की पहाड़ियों के उत्तर की ओर लगातार आईडीएफ बढ़ रही है, ये हिजबुल्लाह की तरफ से दावा किया जा रहा है। एक बार फिर से हिजबुल्लाह ने दावा किया है कि इजराइल की तरफ से हमलों को अंजाम दिया गया। चलिए बढ़ते हैं आगे, बात कर लेते हैं अगली बड़ी वॉर ब्रेकिंग की। ईरान से जंग पर राष्ट्रपति ट्रंप ने बड़ा बयान दिया है। पश्चिमी मीडिया से बातचीत के दौरान डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है बमबारी अगर जारी रखते तो दुनिया में मंदी आ जाती। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा ईरान पर 2 से 3 हफ्ते और बमबारी कर सकते थे। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा और ज्यादा बमबारी से रणनीतिक फायदा नहीं होता। डोनाल्ड ट्रंप ने इस पूरी बमबारी को लेकर, इस पूरी डील को लेकर बड़ी प्रतिक्रिया दी। पश्चिमी मीडिया से बातचीत के दौरान डोनाल्ड ट्रंप का यह बयान सामने आया है। दुनिया की सबसे बड़ी महाशक्ति अमेरिका सिर्फ 39 दिनों में ईरान के सामने दुम दबाकर आखिर क्यों खड़ी हुई? क्या ये महज एक समझौता है या अपनी नाक बचाने के लिए ट्रंप का सबसे बड़ा सरेंडर? आज पेंटागन के खुफिया तहखाने का वो सच बाहर आ चुका है जिसने वॉशिंगटन से लेकर ताइवान तक हड़कंप मचा दिया। सच ये है कि अगर अमेरिका कुछ दिन और लड़ता तो उसके तरकश के तीर खत्म हो जाते और सुपर पावर के रुतबे की पोल सरे बाजार खुल जाती। ईरान युद्ध से अमेरिका यूं ही पैर पीछे खींचने पर मजबूर नहीं हुआ। सुपर पावर की जंगी क्षमता अंदर से कितनी खोखली हो चुकी है, इसका भंडाफोड़ किसी दुश्मन ने नहीं बल्कि खुद अमेरिका के एक रिटायर्ड नौसेना कैप्टन, पूर्व एस्ट्रोनॉट और डेमोक्रेटिक पार्टी के सीनेटर मार्क केली ने सरेआम कर दिया। सीनेटर केली ने सार्वजनिक रूप से चिंता जताकर पेंटागन में बारूद का विस्फोट कर दिया। ईरान कैंपेन के बाद अमेरिका के पास टॉमहॉक, पैट्रियट और थॉट जैसी रीढ़ की हड्डी माने जाने वाली मिसाइलों का स्टॉक खतरनाक स्तर पर कम हो चुका है। फिर से पहले जैसा करने में सालों का वक्त लग सकता है।
इस खुलासे से ट्रंप प्रशासन के पैरों तले जमीन खिसक गई। रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ ने इतनी तीखी प्रतिक्रिया दी कि उन्होंने सीनेटर केली पर संवेदनशील और टॉप सीक्रेट जानकारी लीक करने का आरोप मढ़ दिया। और उनके बयानों की जांच शुरू करवा दी, लेकिन सच छुपता नहीं है। सेंटर फॉर स्ट्रेटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज यानी कि CSIS की हालिया रिपोर्ट ने भी मोहर लगा दी है कि अमेरिका के पास ईरान से आगे लड़ने के लिए बारूद ही नहीं बचा था। उनतालीस दिनों में ईरान ने अमेरिका का क्या हाल कर दिया। अमेरिका के पास 3100 टॉमहॉक क्रूज मिसाइलें थीं, जिनमें से 1000 से ज्यादा मिसाइलें सिर्फ 39 दिनों में फूंक दी थी। यानी कुल स्टॉक का 1/3 हिस्सा स्वाहा हो चुका है। और चौंकाने वाली बात यह है कि अमेरिका हर साल 200 से भी कम टॉमहॉक बना पाता है। यानी जो स्टॉक इन 39 दिनों में खत्म हुआ है, उसे दोबारा भरने में अमेरिका को पूरे 5 साल लगेंगे। यही हाल पैट्रियट और थॉड इंटरसेप्टर्स का भी हुआ है। ईरान की मिसाइलों को रोकने के चक्कर में अमेरिका ने अपने आधे से ज्यादा एयर डिफेंस मिसाइलें दाग दी। SM-3 और SM-6 मिसाइलों का जो स्टॉक खाली हुआ है, उसने भरने में कम से कम 2 साल का वक्त लगेगा। रही सही कसर हूतियों के खिलाफ रेड सी में ऑपरेशन, यूक्रेन को अंधाधुंध पैट्रियट मिसाइल दान करने और इजराइल की मदद ने पूरी कर दी। नतीजा ये हुआ कि अमेरिका की सप्लाई चेन पूरी तरह से टूट गई। जरूरी पार्ट्स और रेयर अर्थ मिनरल्स की कमी के कारण अब अमेरिका के कारखाने चाहकर भी तेजी से मिसाइलें नहीं बना पा रहे हैं। CSIS की रिपोर्ट ने एक ऐसी खौफनाक चेतावनी दी है जिसने ट्रंप के होश उड़ा दिए हैं। रिपोर्ट्स में साफ लिखा गया कि भले ही ट्रंप प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए कितना भी जोर लगा ले, लेकिन क्षमता का मतलब असल प्रोडक्शन नहीं होता। ईरान जैसे देश ने महज 39 दिनों में अमेरिका के आधुनिक हथियारों की
क्वालिटी के सामने क्वांटिटी यानी कि संख्या बल की पोल खोल कर रख दी। आज वाशिंगटन में घबराहट इस बात की है कि अगर ईरान सिर्फ 39 दिनों में अमेरिकी सेना का ये हाल कर सकता है तो चीन और रूस जैसे महाबली, जिनके पास अमेरिका के भीतर घुसकर मार करने वाले एडवांस से एडवांस हथियार हैं, वो क्या हश्र करेंगे। ईरान युद्ध में अपना बारूद फूंकने के बाद अमेरिका की ताकत इंडो पैसिफिक, पोलैंड और ताइवान में बेहद कमजोर हो चुकी है। ताइवान और पोलैंड थर-थर कांप रहे हैं क्योंकि उन्हें बचाने वाले अमेरिका की खुद की जेब खाली हो चुकी है। ये वो सबसे बड़ी वजह थी जिसके कारण ट्रंप को समझ आ गया कि अगर युद्ध कुछ दिन और चला तो अमेरिका दुनिया के सामने पूरी तरह नंगा हो जाएगा। इसीलिए ट्रंप ने अपनी नाक बचाने के लिए चुपचाप ईरान की शर्तों के आगे घुटने टेक दिए और डिजिटल सिग्नेचर करके युद्ध से भागने में ही भलाई समझी। तो ये है महाशक्ति का वो सच जो सिर्फ खोखली धमकियों के दम पर दुनिया पर राज करना चाहती थी। ईरान के बारूद और उसकी जिद ने अमेरिका की उस युद्ध नीति को बेनकाब कर दिया जो सिर्फ कागजों पर अजेय थी। क्वालिटी तो अमेरिका के पास है, लेकिन बिना क्वांटिटी और बड़े स्टॉक के लंबे युद्ध नहीं जीते जाते। ये बात अब पेंटागन को अच्छी तरह समझ आ चुकी है। डोनाल्ड ट्रंप भले ही अपनी पीठ थपथपाएं कि उन्होंने शांति समझौता कर लिया है, लेकिन रक्षा गलियारों में हर कोई जानता है कि ये शांति नहीं, ये अमेरिका की मजबूरी का सरेंडर है। अगर ईरान ने अमेरिका के तरकश को 39 दिनों में खाली कर दिया तो बीजिंग और मॉस्को में बैठे जिनपिंग और पुतिन इस वक्त जरूर मुस्कुरा रहे होंगे, क्योंकि सुपर पावर का जो हवा था वो अब खत्म हो चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। मिडिल ईस्ट में तनाव का सबसे ज्यादा असर वैश्विक तेल सप्लाई पर पड़ा। दुनिया भर के एनर्जी सेक्टर्स की लाइफलाइन माने जाने वाले हॉर्मुज स्ट्रेट पर ईरान ने शिकंजा कसा तो दुनिया टेंशन में आ गई। फिलहाल समझौते के बाद स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुल जाने का दावा किया जा रहा है। जहाज निकलने शुरू भी हो गए, लेकिन हालात सामान्य होने में अभी भी लंबा वक्त लगने की आशंका जताई जा रही है। दिखाते हैं आपको एक रिपोर्ट। हॉर्मुज स्ट्रेट यानी दुनिया भर की करीब 20% तेल सप्लाई का अहम रास्ता। युद्ध के पहले ही आशंका जताई जा रही थी कि ईरान इस पर शिकंजा कसेगा और दुनिया की तेल सप्लाई थम जाएगी। और हुआ भी कुछ ऐसा ही। ईरान ने दुनिया के तेल और गैस की सप्लाई रोक दी, तो वहीं दूसरी ओर अमेरिका ने भी ईरान पर दबाव बनाने के लिए हॉर्मुज पर नाकेबंदी कर दी। एक और ईरान ने जहाज रोकने शुरू किए, तो वहीं दूसरी ओर अमेरिका ने शिपिंग ट्रैफिक पर रोक लगा दी। फिलहाल समझौते के बाद अब हॉर्मुज से जहाज निकलने शुरू हो गए हैं। बताया जा रहा है कि समझौते के अनुसार 60 दिन तक हॉर्मुज से जहाज बिना कोई शुल्क दिए गुजर सकते हैं, लेकिन यहां हालात जल्द सामान्य होते नहीं दिख रहे। जंग के दौरान ईरानी सेना ने हॉर्मुज में बारूदी सुरंगें बिछाई थी। कई रिपोर्ट्स के अनुसार इनकी सटीक लोकेशन उसे खुद नहीं पता है, क्योंकि ज्यादा समय में ये माइंस अपनी जगह से डिस्प्लेस हो जाती है। हालांकि अमेरिका ने ओमान की खाड़ी में माइन क्लियरेंस ऑपरेशन शुरू किया था। अमेरिका का अनुमान है कि माइंस को पूरी तरह हटाने में 6 महीने लग सकते हैं। उसके पहले तक कमर्शियल जहाजों के लिए यहां से निकलना खतरे से खाली नहीं है।
अभी लगभग 2000 जहाजों पर लगभग 20,000 नाविक हॉर्मुज से गुजरने के इंतजार में फंसे हैं। जंग के पहले हॉर्मुज रूट फ्री था, यहाँ से आने जाने के लिए कोई ट्रांजिट फीस नहीं देनी पड़ती थी। ट्रंप की डील के तहत जहाजों से 60 दिन तक कोई टोल नहीं वसूला जाएगा। ईरान का कहना है कि वो जहाजों को सुरक्षित गुजारने के लिए फीस वसूलेगा। आगे चलकर हॉर्मुज के मैनेजमेंट के लिए ईरान और ओमान के बीच एक समझौता होगा। ईरान हॉर्मुज पर वैसा ही कंट्रोल चाहता है जैसा तुर्की स्ट्रेट पर तुर्की का है। 1936 के मॉन्ट्रेक्स कन्वेंशन के तहत तुर्की बोस्फोरस और डार्डेनेल्स स्ट्रेट यानी तुर्की स्ट्रेट पर कंट्रोल करता है और यहां से गुजरने वाले जहाजों से टोल लेता है। ईरान का भी कहना है कि हॉर्मुज अंतर्राष्ट्रीय समुद्री क्षेत्र में नहीं है, इसीलिए उसे इसका अधिकार है। कमर्शियल जहाजों के साथ हादसे का खतरा रहता है, इसीलिए ये तभी ऑपरेट करते हैं जब इनका इंश्योरेंस हो। इनमें मौजूद करोड़ों के कार्गो का भी बीमा होता है। हालांकि कमर्शियल जहाजों का बीमा करने वाली कंपनियां जंग के दौरान कवरेज नहीं देती है या फिर इसका प्रीमियम बहुत बढ़ा देती है। ऐसा ईरान जंग के दौरान हॉर्मुज में फंसे जहाजों के साथ हुआ है। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि इलाके में हमले बंद होने के बाद भी शिपिंग कंपनियों के लिए चुनौती है। समझौते के बाद भी प्रीमियम के रेट्स बहुत ज्यादा हैं, जो कई हफ्तों तक बने रह सकते हैं। इंश्योरेंस भी मुश्किल से हो रहा है, इससे जहाजों का कार्गो ले जाने का काम रुका रह सकता है। बताया जा रहा है कि पिछले हफ्ते ही अमेरिकी सेना ने 3 कमर्शियल जहाजों पर हमला किया था। ईरान भी ब्लॉकेड को प्रभावी बनाने के लिए जहाजों पर हमले करता रहा है। समझौते से एक दिन पहले तक अमेरिकी नाकेबंदी की वजह से 142 जहाजों को अपना रास्ता बदलना पड़ा, जबकि 9 जहाजों को रोक दिया गया। इसीलिए शिपिंग कंपनियों को डर है कि अमेरिका और ईरान के बीच जंग फिर से शुरू हो सकती है और उनके जहाज चपेट में आ जाएंगे। यानी साफ है कि फिलहाल ये तेल और गैस की सप्लाई का अहम अंतर्राष्ट्रीय मार्ग खुल तो गया, लेकिन हालात सामान्य होने में लंबा वक्त लग सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। बीते 4 सालों से ज्यादा समय से यूक्रेन की जमीन जंग की आग से धधक रही है, लेकिन अब इस आग में रूस भी जल रहा है। ज़ेलेंस्की की सेना लगातार रूस पर भीषण अटैक कर रही है। पहले जो हमले बॉर्डर के आसपास होते थे, अब वो रूस के दिल यानी मॉस्को तक हो रहे हैं। तो क्या ज़ेलेंस्की की बड़ी गलती एक तरह से कही जा रही है? देखिए रिपोर्ट। रूस ने 4 साल पहले यूक्रेन पर हमला किया। शुरुआत में कहा गया कि पुतिन के जवान बहुत जल्दी ही यूक्रेन जैसे छोटे से देश पर कब्जा कर लेंगे। लेकिन यूक्रेन ने अमेरिका और यूरोप के सहयोग से जंग लड़ी और रूस को करारा जवाब दिया। रूस की राजधानी मॉस्को दहल रही है। ज़ेलेंस्की के जवान मॉस्को के अलग अलग इलाकों में तबाही मचा रहे हैं।
शुक्रवार को यूक्रेन ने रूस पर अब तक का सबसे बड़ा ड्रोन अटैक किया। रूस के रक्षा मंत्रालय के मुताबिक रात भर में करीब 1000 ड्रोन और 4 क्रूज मिसाइलों को मार गिराया गया। इनमें करीब 200 ड्रोन राजधानी मॉस्को की तरफ बढ़ रहे थे। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक दक्षिणी रोस्तोव क्षेत्र का एक ऑयल डिपो धमाके से तबाह हो गया। यहां मौजूद एक शख्स की मौत हो गई। मॉस्को की कपोतन्या ऑयल रिफाइनरी पर भी हमला हुआ। विस्फोट के बाद ऑयल डिपो टैंक का ढक्कन कई मीटर ऊपर उछल गया और आसमान में काले धुएं के गुबार छा गए। रिपोर्ट्स के मुताबिक पास के एक शॉपिंग सेंटर में भी आग लग गई। ड्रोन का मलबा गिरने से कुछ रिहायशी और व्यावसायिक इमारतों को काफी नुकसान पहुंचा। कई ऊंची इमारतों को खाली कराया गया। हमले के बाद मॉस्को के हवाई अड्डों पर कुछ समय के लिए उड़ानों पर रोक लगाई गई। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने कहा कि यूक्रेन युद्ध नहीं चाहता था, लेकिन अगर यूक्रेन जलेगा तो मॉस्को भी जलेगा। और आक्रमण में फिलहाल इतना ही, लेकिन देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें आगे भी जारी हैं। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।